हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के हिंदी के लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर लेसन 1 है चिड़िया का गीत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आपको आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। तो आपको रीजन देना है, यहाँ पर बताना है कि पशु पक्षियों के लिए घर जरूरी है या फिर नहीं है। यदि जरूरी है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक होता है क्योंकि घर उन्हें धूप, बारिश व दूसरे पक्षियों से बचाता है। अगला प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं। तो आपको यहाँ बताना है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर अलग अलग कार्यों के लिए जाते हैं, जैसे कि ऑफिस, स्कूल। पढ़ने के लिए जो छोटे भाई बहन हैं वो स्कूल जाते हैं, जो बड़े भाई बहन हैं वो कॉलेज जाते हैं, माँ बाजार जाती है और जो घर के अदर मेंबर हैं वो खेती के लिए जाते हैं। तो आदि इन कार्यों से घर के सदस्य बाहर जाते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों। तो आपको जो भी अनुभव होता है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है कि वे सही होंगे या उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी, समय पर पहुंच गए होंगे। और जब परिवार के सदस्य घर पर वापस आते हैं तो हमें यह देखकर खुशी होती है कि वे समय से और स्वस्थ घर पर वापस आ चुके हैं। अब प्रश्न है कि जब कोई अतिथि, अतिथि कहते हैं मेहमान को, कि जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी यानी कि रिश्तेदार, जानने वाले के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, जब कोई अतिथि हमारे घर आता है या हम किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों लगता है, जैसे कि अपनों से बातचीत करने का समय मिलता है जब हम अपने सगे संबंधी के यहाँ जाते हैं या फिर वो हमारे पास आते हैं, अपनों के साथ खेलने का मौका मिलता है, अपनों के साथ घूमने का मौका मिलता है आदि। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अपने अनुभव साझा कीजिए। तो आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, हाँ, पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो पक्षियों की तरह ही हम चलना बोलना सीखते हैं, जिस तरीके से पक्षी सीखते हैं। जब थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल जाना, वहाँ पर नए नए दोस्तों से मिलना, अपने अध्यापकों से मिलना, आसपास की चीज़ों को देखना आदि उनकी तरह ही संसार देखते हैं। अब यहाँ पर कविता की बात की गई है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो घोंसला पक्षियों का घर होता है, तो बिल्कुल सही बात है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है कि घोंसले को हम सूखे तिनकों से बनाते हैं। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, तो ये गलत है, क्योंकि कुछ पक्षियों का घोंसला अन्य जगहों पर भी होता है, घरों में भी होता है। अब यहाँ पर अगला है, कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 वाक्य जो हैं वो सही हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। तो अंडे जैसा था आकार संसार के लिए, आकाश आसमान के लिए, या फिर घर के लिए, या फिर घोंसले के लिए। तो अंडे जैसे आकार का क्या था, उसका घर वो सोचती थी। जो चिड़िया है वो अंडे जैसा था आकार, अंडे को ही अपना घर सोचती थी, तो ये घर के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा या फिर रंग बिरंगा। तो इसका आंसर है इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा। अब यहाँ पर है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो यहाँ पर कविता दी गई है, कविता की लाइनें दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो इसे इसके साथ यही मैच कर देंगे। उसके बाद फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी
जो सुकुमार। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, फिर से यही मिला देंगे। उसके बाद है नंबर 4 पर आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो अब हम इन पंक्तियों को इन दो पंक्तियों से मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको इनका मिलान करना है। अब यहाँ पर है सोचिए और लिखिए, सोचकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। हमने कविता में पढ़ा कि चिड़िया को संसार कब कब छोटा लगा, जब वह अंडे में थी, घोंसले में थी या शाखों पर थी। तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर देंगे कि चिड़िया को यह संसार छोटा लगा जब वह अंडे के अंदर, घोंसले में और शाखाओं पर घूमती थी। प्रश्न है अगला, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। तो खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे, दूसरे पक्षी, जंगल आदि को देखा होगा, जिसे देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब यह प्रश्न है कि प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव यानी कि जब बोलते हैं पक्षी सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव यानी कि सुनाई देती है क्योंकि कलरव द्वारा वे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सुबह के समय में पक्षी एक दूसरे को उठाने के लिए यानी कि जगाने के लिए भी कलरव करते हैं। वह पक्षियों के जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो तब भी कलरव करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है समझ और अनुभव। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, और यदि होता है तो क्यों होता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, हाँ हमें भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि घर से बाहर निकलकर हम नई नई चीज़ें, पेड़ पौधे, स्कूल, भवन आदि देखते हैं, व नए लोगों से मिलते हैं और नई नई जगह जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। तो आपके अंदर जब आप छोटे थे तो छोटे से बड़े होने में कौन कौन से बदलाव हुए हैं आप बताएंगे। जैसे कि शारीरिक परिवर्तन, जब आप छोटे थे तो आपके हाथ पैर छोटे थे, जैसे ही बड़े होने लगे तो आपके हाथ पैर बड़े होने लगे। उसके बाद जो भी आपकी रुचियाँ यानी कि कुछ चीज़ें पसंद थी, आपकी रुचियों में परिवर्तन हुआ। समझ में परिवर्तन, जब छोटे थे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो आपको सही और गलत की समझ आने लगी। उसके बाद खान पान में परिवर्तन, पहले कुछ चीज़ें और पसंद थी, जैसे जैसे बड़े हुए तो आपके खाने पीने की जो पसंद है नापसंद है उनमें परिवर्तन हुआ, उनमें बदलाव हुआ। चित्रकारी पहले अच्छे से नहीं आती थी, जैसे बड़े हुए तो आपको चित्रकारी करना भी आ गया तो उसमें आपकी रुचि बढ़ गई। जैसे आपके खेल में परिवर्तन हुआ, पहले अच्छे से नहीं खेल पाते थे, जैसे ही बड़े होने लगे तो आप जो है अच्छे से खेल खेलने लगे। उसके बाद गीत संगीत, पढ़ना लिखना, पहले पढ़ने में परेशानी होती थी, जैसे जैसे बड़े हुए अच्छे से पढ़ने लगे। लिखने में परिवर्तन हुआ, पहले हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, जैसे बड़े हुए तो आप अच्छे से लिखने लग गए। नृत्य और अभिनय, अच्छे से अभिनय करने लगे, अच्छे से नृत्य करने लगे। तो ये सभी इनमें से आप में जो भी बदलाव आए हैं आप उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो इनके अलावा यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की भी अनुभूति होती है, यानी कि एहसास होता है, तो उसे भी कक्षा में आप बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, पहले चिड़िया को लगता था कि ये संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा। तो यहाँ पर है रेलगाड़ी, मॉल, पहाड़, जलयान, 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें, रेगिस्तान या मरुस्थल, मेट्रो ट्रेन, समुद्र, वायुयान, जंगल, खेत, नदी। तो जब भी आपने इन चीज़ों को पहली बार देखा तो आपको कैसा अनुभव हुआ, इसे आप अपनी क्लास में साझा करेंगे। तो जैसे कि रेलगाड़ी, सपोज जब आप छोटे थे तो आप जो है अपनी माँ के साथ, पापा के साथ केवल बाज़ार जाते थे, स्कूल जाते थे, तो आपने वहाँ पर कार, साइकिल, बस, केवल यही चीज़ें देखी थी। लेकिन जब आप पहली बार रेलगाड़ी आपने देखी तो आपको लगा कि ये भी होती है, इसमें भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और रेलगाड़ी में आपको लगा कि रेलगाड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इनके अतिरिक्त आपके कुछ और अनुभव हो सकते हैं, उन्हें भी कक्षा में अवश्य साझा कीजिए। अब यहाँ पर है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए।
चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर है जैसे कि आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, जब जो बच्चा है चिड़िया का वो अंडे के अंदर है, उस समय वो क्या सोचता था, क्या सोचता है, कैसा सोचता है, तो वो पंक्तियां यहाँ पर आपको लिखनी। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तो आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन लिखनी है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। अब यहाँ पर है अनुमान और कल्पना। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। तो आपको अनुमान लगाकर इस प्रश्न का आंसर देना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चिड़िया ने इतनी दूर तक उड़ान भरी होगी क्योंकि वह आज़ाद होकर आसमान में उड़ना चाहती होगी और पता लगाना चाहती होगी कि संसार कितना बड़ा है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। तो आप यहाँ पर अनुमान लगाकर बताएंगे। तो लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला अपनों की सुगंध से, उनकी खुशबू से व उनकी चहचहाहट से ढूंढते होंगे। अब यह प्रश्न है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी। तो हमारे पूर्वजों ने ये बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमने गए होंगे, दूर दूर घूमकर पता लगाई होगी कि संसार बहुत बड़ा है। अब यह प्रश्न है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, घर के बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पहले कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं, हाँ, पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे, जैसे कि ज़्यादा ऊंचाई पर मत जाना, अनजान पक्षियों से दूर रहना, अपने घोंसले की दिशा को याद रखने का निर्देश देते होंगे आदि। यानी कि ऐसे और भी अन्य निर्देश देते होंगे। अब यहाँ पर है कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए, यानी कि आप सोचेंगे कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा, यानी कि जैसे कि मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर यानी कि तालाब दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ या ले रही हूँ आदि। तो इस तरीके से आप अभिनय करते हुए इसे बताएंगे। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे कि पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय मेला, बाजार, चिकित्सालय यानी कि अस्पताल, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि
हो सकती हैं, यानी कि आप जो है इन टॉपिक्स को उड़ान के लिए ले सकते हैं। शिक्षक बच्चे को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं, यानी कि आपको अन्य चीजें भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर है आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख किया गया है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। पहली आकृति में है व्रत, तो यहाँ लिखेंगे व्रत। दूसरी आकृति है चतुर्भुज की, इसे कहते हैं चतुर्भुज, तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज। उसके बाद अगली आकृति में है, इसे कहते हैं हम आयत, तो यहाँ लिखेंगे आयत। उसके बाद यहाँ पर जो आकृति है इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज यानी कि इसमें है 3 भुजाएं, इसीलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर आगे है भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। आप भी इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। जैसे कि अब यहाँ पर पहला शब्द है सुकुमार, सुकुमार कोमल अंगों वाला। सुयोग्य, तो यहाँ पर लिखेंगे सुयोग्य। तो इसका अर्थ होता है बहुत योग्य, यानी कि काबिल। अब यहां पर नेक्स्ट है सुयस। सुयस, तो यहां लिखेंगे सुयस, जिसका अर्थ होता है अच्छा यश, यानी कि अच्छी प्रसिद्धि। अब यहां पर नेक्स्ट है सुकर्म, तो यहां लिखेंगे सु, उसके बाद यहां कर्म यानी कि अच्छे कर्म। उसके बाद है सुवास, तो यहाँ लिखेंगे सुवास, जिसका अर्थ होता है अच्छा निवास स्थान, यानी कि रहने की जगह। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सुदर्शन, तो यहाँ लिखेंगे दर्शन, जिसका अर्थ होता है अच्छा दिखने वाला। यानी कि सुंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है, यानी कि खाली जगह हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर रेखांकित शब्द है सूखा और कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो सूखा का विपरीत होता है गीला, तो यहाँ लिखेंगे सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। नेक्स्ट है दिल्ली मेरे घर से है लेकिन गुवाहाटी पास में है, तो पास का विपरीत शब्द होता है दूर, तो दिल्ली मेरे घर से दूर है। अब है अनवर कब और कब गया पता ही नहीं चला, तो गया का विपरीत अर्थ होता है आया, तो अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। उसके बाद है कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा, तो बड़ा का विपरीत अर्थ होता है छोटा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। तो कहती है नहीं, मुझे राजू जितने ही चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतना सा उतना सा, अब इसमें यूज हुआ है, किसका प्रयोग किया गया? इतने जितने। तो ऐसे ही इतना सा उतना सा जितना सा कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। तो अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला है यहाँ पर इतना सा, कि मुझे बस इतना सा ही दूध मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है उतना सा, तो मुझे उतना सा दूध चाहिए जितना रेखा को मिलेगा। अब यहाँ पर अगला है जितना सा, कि तुम्हें जितना सा मिल रहा है वही पी लो, लेकिन वो कहती है अरे तुम देख तो लो कितना सा है, यानी कि कितना सा दूध है। तो आप इस तरीके से वाक्य बनाकर पूरा करेंगे। अब यहाँ पर आगे है पाठ से आगे।
पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। तो यहाँ पर पक्षियों के नाम है और यहाँ पर पक्षियों का भोजन लिखना है आपको। तो बाज क्या खाता है? तो बाज मांस, चूहे, खरगोश, गिलहरी व अन्य पक्षी आदि खाता है। उसके बाद है हंस। तो हंस मछली, मेंढक आदि खाता है, यानी कि मांसाहारी पक्षी हैं। उसके बाद है तोता। तो तोता हरी मिर्च, फल, सब्जी आदि खाता है। बगुला, बगुला जो है मांसाहारी है, तो ये मछली, कीड़े मकोड़े आदि खाता है। उसके बाद है कबूतर। तो कबूतर जो है अनाज, बीज, कीड़े इन सब चीज़ों को खाता है। उल्लू, उल्लू खाता है चूहे, छछूंदर व मांस आदि। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य यानी कि नाचना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। तो आपको उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाना है। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं, यानी कि उस चित्र को बनाएंगे और समूह में यानी कि अपने सहपाठियों के साथ या फिर एकल अकेले नृत्य करेंगे, या अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका पसंदीदा गीत है उस पर भी आप भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर है एक गीत दिया गया है, सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो आप इस गीत को खोजकर यानी कि ढूंढकर समूह में गाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको करके दिखाया गया है नीलकंठ। उसके बाद है यहाँ पर मैना, यहाँ पर है चील, यहाँ पर देख सकते हैं ये है बुलबुल। उसके बाद है यहाँ सारस, यहाँ पर देख सकते हैं बाज, ये है यहाँ गौरैया। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ है कबूतर और यहाँ पर है तीतर। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे कि नीलकंठ है, उसके बाद मैना, उसके बाद है चील, चील के बाद लिखेंगे कबूतर। अब यहाँ पर नेक्स्ट है तीतर, उसके बाद लिखेंगे बुलबुल, बुलबुल के बाद लिखेंगे सारस, फिर लिखेंगे गौरैया, उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम तो नेक्स्ट लिखेंगे बाज। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें। आप देख सकते हैं चित्र में जिस तरीके से बच्चा करके दिखा रहा है, आप इसी तरीके से अपनी हथेली अपने होठों पर रखेंगे। सभी मिलकर ची ची की आवाज़ निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर यह ध्वनि यानी कि आवाज़ निकाल रहे हैं। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनियों को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। अब यह प्रश्न है कि नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पहली पहेली है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। तो कौन होता है? तो ये होती है चमगादड़। तो यहाँ इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद है पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो कौन होता है? तोता। तो इसे हम मैच करेंगे तोता के साथ। उसके बाद है नीड़ नहीं वह कभी बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो कौन होती है? कोयल। तो हम मैच करेंगे इसे कोयल के साथ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचे भरता,
और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो कौन होता है? उल्लू। तो इसे हम मैच कर देंगे उल्लू से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट है यहाँ पर परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो क्या चीज़ होती है? मटर। तो यहाँ लिखेंगे मटर। उसके बाद है एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। तो क्या होता है? गन्ना। तो यहाँ लिखेंगे हम गन्ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। तो कौन होता है? मोर। अगली है लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। तो होता है अनार। नेक्स्ट है जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। तो क्या है? सड़क। तो यहाँ लिखेंगे हम सड़क। तो ये था आपका लेसन 1 चिड़िया का गीत। तो आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन आंसर्स में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।